Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is खर्ची पूजा. हम जानेंगे खर्ची पूजा के बारे में. खर्ची पूजा is a fascinating festival celebrated in the northeastern state of Tripura in India, also known as the festival of 14 god. It takes place on the 8th day of the new moon in July or August each year. तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो खर्ची पूजा आपका एक फैसिनेटेड फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा में भारत के. इसको जाना जाता है फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड के तौर पे भी. ये आपका जो 8th डे होता है न्यू मून का, जुलाई या अगस्त के मंथ में हर एक साल उस समय मनाया जाता है. The festival revolves around the worship of Chaturdasa Devata, the central deity of the Tripuri people, and showcases their rich history and tradition. और ये जो फेस्टिवल है ये रिवॉल्व करता है वर्शिप को लेके चतुर्दशा देवता का, जो कि एंसेस्ट्रल डीटी है त्रिपुरा के पीपल के, और ये दर्शाता है उनके रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशन को. The word खर्ची is derived from Tripuri word meaning shine and cleaning, signifying the cleansing of shine. जो वर्ड खर्ची है इसको डिराइव किया गया है त्रिपुरी वर्ड से, जिसका मतलब होता है साइन और क्लीनिंग. ये सिग्निफाई करता है क्लींजिंग ऑफ साइन को. जो सिग्निफिकेंस है खर्ची पूजा का, ये लिंक है बिलीफ से कि जो प्रेसाइडिंग डीटी है लैंड के, त्रिपुरा सुंदरी या मदर गॉडेस, ये मेंस्ट्रुएट करती है अंबुपुचा पीरियड में जून के दौरान. ये माना जाता है कि अर्थ जो है वो इम्प्योर हो जाता है इस टाइम पे, इसलिए जो पूजा है उसको परफॉर्म किया जाता है रिचुअली क्लीन करने के लिए अर्थ को, जो कि वॉश अवे कर देता है जो साइंस है पीपल का उसको. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. तो जीआई टैग के बारे में हम लोगों ने पहले भी कंसीडर कर रखा है. 7 प्रोडक्ट ऐसे है उत्तर प्रदेश के जिसको कि जीआई टैग अभी दिया गया है. तो जानेंगे ये जो 7 प्रोडक्ट है कहाँ के है और कौन से है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अमरोहा ढोलक, a musical instrument made of natural wood, particularly mango and sesame tree. The instrument consists of holly block carved from wood and fitted with animal skin, usually goat skin. जो अमरोहा ढोलक है यूपी का, उसको जीआई टैग दिया गया है. ये आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बनता है नेचुरल वुड से, मेनली मैंगो या शीशम के ट्री से. ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कंसिस्ट करता है होलो ब्लॉक को, जिसको कार्व किया जाता है वुड पे और फिट किया जाता है एनिमल स्किन से, यूजुअली गॉट का स्किन होता है. बागपत होम फर्निशिंग, handloom home furnishing product and fabric woven in Bagpat and mirror using only cotton yarn. Weaving is done on frame looms instead of pit loom. जो आपका बागपत का होम फर्निशिंग है यूपी का, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है. जो हैंडलूम होम फर्निशिंग प्रोडक्ट और फैब्रिक वुवन किया जाता है बागपत और मीरठ में, इसमें उपयोग किया जाता है सिर्फ कॉटन यार्न का ही. जो वीविंग है उसको किया जाता है फ्रेम लूम्स पे, ना कि पिट लूम्स पे. बारबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, तो जो हैंडलूम प्रोडक्ट है बारबंकी का और एडजॉइनिंग एरिया का, ये जाने जाता है इनका एक्सटेंसिव वीविंग ट्रेडिशन के कारण. कालपी हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कालपी, a historical center for this craft. This craft has been practiced since 1940, but its origin may date back further. जो आपका हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग है कालपी का, ये एक हिस्टोरिकल सेंटर है इस क्राफ्ट के लिए. ये जो क्राफ्ट है इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है 1940 के समय से ही, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो और ज्यादा पुराना है. महोबा गौरा पत्थर, stone craft is made from radiant white color pyrophylite stone found predominantly in the Mahoba region. This stone is cut into pieces and used to create various craft item. तो जो आपका महोबा गौर पत्थर है, इसमें स्टोन क्राफ्ट जो है वो किया जाता है रेडियंट व्हाइट कलर पायरोफ्लाइट स्टोन की मदद से, जो कि मेनली पाया जाता है आपका महोबा रीजन पे. ये जो स्टोन है ये कट कर सकता है पीसेस में, इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे क्राफ्ट आइटम पे. तो ये सारे जो आपके प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये यूपी को बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश को. ये आपको याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए. मणिपुरी तख्तकची, ब्राइस वायर टुडे वर्क ऑन वुड प्राइमरली यूज फॉर मेकिंग खदाउच वुडन सैंडल इन मणिपुरी. लेदर वाज अवॉइडेड ड्यू टू कल्चरल कंसिडरेशन, तो लेदर को अवॉइड किया जाता है कल्चरल कंसिडरेशन के लिए. सांबल हॉर्न क्राफ्ट, क्राफ्ट आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्स फ्रॉम डिकेड एनिमल. दिस क्राफ्ट इज इंटायरली हैंडमेड. तो आपका जो सांबल हॉर्न क्राफ्ट है, क्राफ्ट जो कि बनता है रॉ मटेरियल, इसका सोर्स होता है डिजीज एनिमल. ये जो क्राफ्ट है वो पूरी तरीके से हैंडमेड तैयार किया जाता है. अब हम जीआई टैग के बारे में भी जान ले. जीआई टैग इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल गुड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डेफिनिट जोग्राफिकल टेरिटरी. जो जीआई टैग होता है ये मेनली एग्रीकल्चर, नेचुरल या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के लिए होता है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स भी आता है, जिसका ओरिजिनेशन जो है एक डेफिनिट जोग्राफिकल टेरिटरी से होता है. ये जो टिपिकली इस टाइप का जो नेम है ये कन्वे करता है एक एश्योरेंस को, क्वालिटी का और डिस्टिंक्शंस को, जो कि इसेंशियल एट्रीब्यूट है इस जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको लेके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ एंड डेथ. तो हम जानेंगे जो आधार ऑथेंटिकेशन की बात कही गई है रजिस्ट्रेशन फॉर बर्थ एंड डेथ के लिए. The Office of Registrar General of India has been granted permission by the center
टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द कंट्री। जो आपका ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, उन्होंने परमिशन दे दिया है, उनको परमिशन दे दिया गया है सेंटर के द्वारा कि वो परफॉर्म कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ के लिए कंट्री पे। आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर सच रजिस्ट्रेशन, लेकिन आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं है इस टाइप के रजिस्ट्रेशन के लिए। द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस कैन वॉलेंटरी ऑथेंटिकेट द आधार नंबर कलेक्टेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियन ऑफिस है ये वॉलेंट्री ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आधार नंबर को जिसको कलेक्ट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, ताकि वेरीफाई किया जा सके जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल का, यानी ये मैंडेटरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी मस्ट एडहेयर टू मीटिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। और जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी है वो फॉलो करेंगे जो मीटी का गाइडलाइंस है उपयोग को लेके आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। व्हाट इज आधार ऑथेंटिकेशन? ये आधार ऑथेंटिकेशन होता क्या है? Aadhaar authentication is a process that verifies the identity of an individual using their Aadhaar number. It is mainly used for availing government service and scheme. जो आधार ऑथेंटिकेशन है ये एक प्रोसेस है जो कि वेरीफाई करता है आइडेंटिटी को इंडिविजुअल का उपयोग करके आधार नंबर का। ये जो है मेनली उपयोग करता है अवेल करने के लिए गवर्नमेंट के सर्विस और स्कीम को इसका उपयोग होता है मेनली। इंटाइटिस करेंटली अलाउड टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन। कौन से इंटाइटिस है जिसको करेंटली अलाउ किया गया है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन को? तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट हो गए, कुछ प्राइवेट इंटाइटिस हो गए जैसे कि बैंक हो गया, टेलीकॉम कंपनी हो गया केवाईसी ऑथेंटिकेशन के लिए, और सिर्फ वो यूआईडीए सेटिस्फाइड जो नॉर्म कर रहा है स्टैंडर्ड है प्राइवेसी और सिक्योरिटी को उसी के अनुसार कर सकते हैं। क्या पर्पस है आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर? For the interest of good governance, preventing leakage of public fund, enablement of innovation, spread of knowledge and promoting ease of living and enabling better access to service for president। पर्पस क्या है आधार ऑथेंटिकेशन का? तो इंटरेस्ट में गुड गवर्नेंस का, ये प्रिवेंट करेगा जो लीकेज होता है पब्लिक फंड का, ये इनेबल करता है इनोवेशन को, स्प्रेड कर रहा है नॉलेज को, साथ साथ प्रमोट कर रहा है ईज ऑफ लिविंग को, और इनेबल कर रहा है बेटर एक्सेस सर्विस का रेसिडेंट के लिए। लीगल प्रोविजन इसके लिए क्या है? आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज रूल 2020 जो है वो लीगल प्रोविजन है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है इसको लेके। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्ट्रक डाउन कर दिया था जो सेक्शन 57 था आधार एक्ट का, जो कि अलो करता है उपयोग को आधार दाता का प्राइवेट कंपनी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये स्टैब्लिश जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल का उसको हिंडर कर रहा है। व्हाट इज आधार नंबर? आधार नंबर क्या होता है? तो ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिसको इश्यूड किया जाता है यूआईडीएआई के द्वारा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में काम करता है। ये जो है बेस्ड है इंडिविजुअल बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू सीएसआर गाइडलाइंस, सागर सामाजिक सहयोग। तो हम जानेंगे जो न्यू सीएसआर गाइडलाइंस है सागर सामाजिक सहयोग के बारे में। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। Union Minister of Port, Shipping and Waterways and Ayush has launched the new guidelines for corporate social responsibility called सागर सामाजिक सहयोग। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है और आयुष ने लॉन्च किया है न्यू गाइडलाइंस को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और इसको कहा गया है सागर सामाजिक सहयोग। इस गाइडलाइंस के बारे में हम जान ले। ये जो गाइडलाइंस है ये इंपावर कर रहा है पोर्ट को कि वो डायरेक्टली सीएसआर कर सकते हैं। Port with a turnover less than 100 crore should spend 3 to 5%. Those with a turnover less than 500 crore should spend 2 to 3%, and with a turnover more than 500 crore should spend 0.5 to 2% on CSR initiative। तो वैसे पोर्ट जिनका टर्नओवर लेस है 100 करोड़ से उनको स्पेंड करना होगा 3 से 5% अपने टर्नओवर का। लेस देन 500 करोड़ जिनका उनको स्पेंड करना होगा 2 से 3%, और जिनका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है उनको स्पेंड करना होगा 0.5 से 2% सीएसआर इनिशिएटिव के तौर पे। प्रायोरिटी एरिया की अगर हम बात करें कौन से एरिया होगा जिसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो जो एलोकेशन होगा पोर्शन ऑफ सीएसआर फंड का वो सैनिक कल्याण बोर्ड, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल यूथ डेवलपमेंट फंड और बहुत सारे सोशल और एनवायरमेंटल वेलफेयर प्रोग्राम है जिसके लिए दिए जाएंगे। Implementation and monitoring of CSR project will be overseen by a corporate social responsibility committee constituted in each major port। और जो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग होगा सीएसआर प्रोजेक्ट का इसको देखा जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी के द्वारा, जिसको गठित किया जाएगा हर एक मेजर पोर्ट के लिए। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है और 205 नोटिफाइड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट है। कुछ जो लिस्ट है मेजर पोर्ट का वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोची पोर्ट जो कि आपका केरला पे है, इनोर पोर्ट जो कि तमिलनाडु पे है, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल, कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में, कांडला पोर्ट गुजरात में, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, मरमगांव गोवा में, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में,
पारादीप पोर्ट ओडिशा में है, टुटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु पे है, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है और चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु पे है। तो ये सारे पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोड नेटवर्क इन इंडिया। तो जो रोड नेटवर्क है भारत का, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी का न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जो है वो अब सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हो गया वर्ल्ड में यूएस के बाद। मतलब इंडिया ने इतना कंस्ट्रक्शन किया रोड के फील्ड में कि वो सेकंड हो गया अब यूएस के बाद रोड कंस्ट्रक्शन को लेके, रोड नेटवर्क को लेके। इससे ज्यादा इसके बारे में हम डिटेल्स में जान ले थोड़ा। रोड नेटवर्क जो इंडिया का इंक्रीज इन रोड नेटवर्क जो बढ़त हुआ है रोड नेटवर्क पे। 2013-14 में जो टोटल लेंथ था नेशनल हाईवे का वो 91,287 किलोमीटर था, जो कि बढ़ के 1,45,240 किलोमीटर हो गया 2022-23 पे। इंडिया का जो टोटल लेंथ है 4,219 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे के लिए। जो टोटल लेंथ है नेशनल हाईवे के लिए भारत में, उसमें भी इंक्रीज देखा गया 59% का लास्ट 9 ईयर पे। फास्टैग हैड लेड टू अ सिग्निफिकेंट डंप इन टोल कलेक्शन रेवेन्यू, और फास्टैग के कारण सिग्निफिकेंट जंप देखा गया है टोल कलेक्शन रेवेन्यू पे। टोल रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है ₹4,770 करोड़, जो कि था 2013-14 पे। ये बढ़ के आपका 41,342 करोड़ हो गया 2022-23 पे। जो मकसद है इंक्रीज करने का टोल रेवेन्यू को 1,30,000 करोड़ का 2030 तक का टारगेट है। रिड्यूस वेटिंग टाइम, जो वेटिंग टाइम था ये भी कम हो गया। जो वेटिंग टाइम था टोल प्लाजा पे वो रिड्यूस होकर 734 सेकंड हो गया 2014 में, वो कम होकर आपका 47 सेकंड हो गया 2023 आते आते। गोल है कि और ज्यादा कम किया जाए, इसको 30 सेकंड कर दिया जाए। जो टाइम लगता है वहां पे वेट करना पड़ता है टोल पे। 1.94 किलोमीटर ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। द क्वांटिटिव डेंसिटी ऑफ इंडियन रोड नेटवर्क इज इक्वल टू दैट ऑफ हांगकांग एंड सब्सटेंशियली हायर देन यूनाइटेड स्टेट। और ये जो आपका इक्वल है हांगकांग और सब्सटेंशियली हायर यूनाइटेड स्टेट से भी। क्या डिफरेंस है आपका एक्सप्रेसवे नेशनल और स्टेट हाईवे में? तो क्या अंतर ये हमें पता होना चाहिए। एक्सप्रेसवे ये यूजुअली ओन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डिजाइन फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक, इसको डिजाइन किया गया है हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए। यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस पॉइंट होता है, जनरली एक्सप्रेसवे वाइडर होते हैं। इसको डेवलप किया जाता है कंट्रोल एक्सेस हाईवे के तौर पे, जहाँ पे ग्रेड सेपरेट इंटरेक्शन होता है। प्लानिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो ओन्ड एंड मेंटेन बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो नेशनल हाईवे है इसको ओन्ड और मेंटेन किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। डिजाइन किया गया है नेशनल कनेक्टिविटी के लिए। कम एक्सेस पॉइंट है लोकल रोड के मुकाबले, वाइडर कैरेज वे है। डेवलप किया गया है पूरा करने के लिए नेशनल ट्रांसपोर्टेशन नीड को। प्लानिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो प्लानिंग अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। स्टेट हाईवे की अगर हम बात करें तो इसको ओन्ड और मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा। डिजाइन किया गया है इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी के लिए। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट है क्योंकि ये स्टेट हाईवे है, वह बहुत सारा डिपेंडिंग स्टेट पॉलिसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसको डेवलप किया गया है पूरा करने के लिए स्टेट के ट्रांसपोर्टेशन नीड को। और प्लानिंग अथॉरिटी इसके लिए कौन है? तो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो इसके लिए प्लानिंग अथॉरिटी है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.